नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कौन मोदी के साथ रहेगा, कौन मोदी के खिलाफ जाएगा, इसका फैसला अगले 21 दिन में हो जाएगा। आज लगभग हर पार्टी के सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं। जो बचे हैं वो कल सुबह तक आ जाएंगे। मॉनसून सेशन में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आएगा। आज सर्वदलीय बैठक में मोदी के सहयोगी, मोदी के विरोधी दोनों आए, अपना अपना डिमांड ड्राफ्ट लेकर आए। संसद में क्या होने वाला है इसका ट्रेलर मिल गया है। पूरी पिक्चर कैसी होगी, संसद का महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से क्या कनेक्शन, नीतीश के लिए यह सत्र इतना जरूरी क्यों है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। साथी भी आए, विरोधी भी आए, दोस्त भी आए, विपक्षी भी आए। हर कोई अपना अपना एजेंडा, अपना अपना प्लान और अपनी अपनी मांग लेकर आया। किसी को डिप्टी स्पीकर चाहिए, किसी को स्पेशल स्टेटस चाहिए, किसी की डिमांड स्पेशल पैकेज की है, कोई कांवड़ फैसले के खिलाफ है। हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है, हर किसी का अपना अपना रास्ता है, लेकिन मंजिल एक ही है, प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिसके लिए कमेंट्री भी शुरू है। अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूं कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एनडीए के साथ बैसाखी पे चल रही है, वो रोज संविधान, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं की हत्या कर रही है, चाहे पार्लियामेंट में प्रो टर्म का हो, डिप्टी स्पीकर का हो। कुर्सी के लिए अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर है। अगले 21 दिन संसद में घमासान होने वाला है। राहुल बोलेंगे, अखिलेश बोलेंगे, विपक्ष के टारगेट पर नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन बदलाव वाला संग्राम महाराष्ट्र से शुरू होगा, जहां पर बीजेपी को हर बूथ पर 10 वोट की जरूरत है। एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करे और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, प्रदेश भर में गांव-गांव, घर-घर, नगर-नगर, महानगर तक जाकर ये बात पहुंचाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचाएंगे? कमल को जिताएंगे, साथियों को जिताएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का पहला टेस्ट महाराष्ट्र में होगा। 4 जून के बाद क्या बदला, क्या परसेप्शन बना, इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र होगा। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 17 सीट मिली। पिछली बार से 24 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी ने 10 सीटें 2 से 5,000 वोट के अंतर से गंवाई। जो लोकसभा में हुआ वो महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं होगा, इसके लिए अमित शाह खुद एक्टिव हैं। जीत का नक्शा एकदम क्लियर है। भारत माता की। एकत्र, एकजुट होना है, आपसी मतभेद भुलाना है। देवेंद्र फडणवीस के साथ पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े मुख्य भूमिका में हैं। पंकजा मुंडे बंजारा यानी ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि विनोद तावड़े राज्य में पार्टी का मराठा चेहरा हैं। 288 विधानसभा सीटों में से 200 को पार करना है। ये अग्रेशन के साथ होगा, फ्रंट फुट पर होगा। शाह की हुंकार है, सीधे शरद पवार को चैलेंज है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम
इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कह कर दे। 2024 आधे से ज्यादा निकल चुका है। लोकसभा, ओडिशा और आंध्र के चुनाव हो चुके हैं। अगले 5 महीने में 3 बड़े चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, हर चुनाव को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार के भविष्य वाली लाइनें चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र का समर भंवर में फंसा है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी ने समीकरण बदल दिए हैं। हेमंत सोरेन करप्शन के आरोप में जेल गए। झारखंड में भ्रष्टाचार ही चुनाव मुद्दा बनेगा। यह बात हेमंत सोरेन को भी पता है, इसलिए इमेज मेकओवर का काम तेजी से चल रहा है। पूरा फोकस काम पर है, लेकिन बीजेपी झारखंड में इंडी अलायंस को मौका देने वाली नहीं है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 81 विधानसभा सीटों में से 41 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी का दावा है वो अभी 52 सीटों पर आगे है, सरकार उसकी बनेगी। झारखंड में मुकाबला टफ होने वाला है, इसका एहसास हेमंत सोरेन को भी है। हिंदू वोट वाला गेम भी शुरू हो गया है। आज हम लोगों ने अपना मत्था टेका। ये हमारे नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही ये हमारा ऐसा स्थल है कि राज्य की जनमानस की खुशहाली, अमन, चैन, शांति और सभी लोग मिलजुल कर हर काम को करें। हरियाणा में चुनाव फंसा है। कांग्रेस बीजेपी की फाइट के बीच में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। किसका वोट कहां जाएगा, किसका वोट कटेगा, एक एक वोट पर मंथन चिंतन हो रहा है। कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। पिछले 4 साल में गठबंधन बदले, सरकार बदली, मंत्री बदले, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। मोदी सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ में जेडीयू है। नीतीश अब बार बार आने जाने वाला रास्ता बंद कर चुके हैं, लेकिन बिहार में जीत के साथ रहना है तो दिल्ली से बहुत कुछ बिहार लाना होगा। इस वक्त बिहार, झारखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा सब जगह का पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली है। मॉनसून सेशन में जो जितना हल्ला मचाएगा, नैरेटिव सेट करेगा, उतना उसका स्टेट में वोट ग्राफ बढ़ेगा। इसलिए हर कोई अपना अपना प्लान लेकर आया है। अगले 21 दिन में क्या होगा, उसका छोटा टीजर लॉन्च कर दिया गया है। जेडीयू को यकीन है अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल गया तो चुनाव सेट हो गया। जेडीयू की तरफ से क्या बात इस मीटिंग में रखी? हम लोगों ने अपना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले ये बात रखी है, और उसमें कोई समस्या है देने में तो स्पेशल पैकेज बिहार को मिले, ये बात हम लोगों ने रखा। और उसी तरह बिहार में फ्लड को लेकर के उसके लिए सेंटर कोई न कोई रास्ता निकाले, यही 2 बात हम। क्या कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आपकी मांगों पर? नहीं, यहाँ पर तो कोई आश्वासन नहीं होता है। यहाँ पर तो आप बात रखते हैं और फिर ये बात लोग राइट जगह पे रखते होंगे, लेकिन हम लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना मुश्किल है, लेकिन बाढ़ के हालात को देखकर राहत पैकेज मिल सकता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। संसद में उनका अंदाज एकदम बदल गया है। इस बार फिर संसद में संग्राम के लिए वो तैयार हैं। कांग्रेस ने संसद के नए सेशन के लिए लिस्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस के मुद्दों में डिप्टी स्पीकर, कांवड़िया, नीट सबसे ऊपर रहेंगे। हम आज उठाए हैं डिप्टी स्पीकर चुनाव करने के लिए, बट वो राजनाथ सिंह जी बैठे हुए, नड्डा जी बैठे हुए, वो किरण रिजिजू, वो तीनों रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। अपोजिशन पार्टी, विपक्षी को पार्टी को राइस दिए दिस सेशन में डिप्टी स्पीकर चुनाव करने के लिए, बट गवर्नमेंट साइड नो रेस्पॉन्स। जब दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी, उस वक्त अखिलेश यादव कोलकाता में थे। ममता बनर्जी के प्रोग्राम में गेस्ट थे। ये दोस्ती, ये नया फ्रंट राहुल गांधी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यूपी में इंडी की जीत का पूरा श्रेय ममता ने अखिलेश को दिया है। आइए प्लीज कम फॉर वंस। एक साथ में करेंगे, हिंदुस्तान को हम लोग बचाएंगे बीजेपी का हाथ से। ये हम लोग का वादा है, वादा है, वादा है। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं इधर से
यूपी का जनता को बहुत बहुत शुक्रिया गुजर है। अखिलेश के वो लोगों ने इतना सपोर्ट दिया कि अखिलेश जी आज पार्लियामेंट में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन का हो गया। थैंक यू सो मच। अखिलेश यादव लखनऊ से ज्यादा अब दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से यूपी का मूड बदलना चाहते हैं। टारगेट पर अब 27 है। संसद से मुद्दा योगी सरकार को बनाएंगे। सर्वदलीय बैठक में सर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मुद्दे उठाए गए? क्या बजट सेशन चलेगा? सरकार कह रही है स्मूथ सेशन हो, इसकी हमने चाहेगी तो चले। अगर सरकार जायज बात भी किसी की नहीं सुनाएगी, चर्चा भी नहीं करेगी, तो सरकार, ये संसद तो चर्चा के लिए होती है, चर्चा करे, फैसला करे। तो हमने एक तो कांवड़ वाला मुद्दा है, नाम वाला, इसमें मुसलमानों को सीधे सीधे टारगेट करने की कोशिश है और बहुत खराब काम है। इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, वो सरकार ही काम कर रही है। कांवड़ के मुद्दे की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपीए के कार्यकाल में 2006 में भी इस तरह का सर्कुलर आया था, ये कोई नई बात नहीं। क्या ये किसी ने सुना, देखा, जाना? जनता से लेके पत्रकारों से लेके जनप्रतिनिधियों तक, नोबडी नोज इट। चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, यहां का चुनावी वोट मीटर इस बार संसद से बढ़ाने का प्लान है। 2024 के झटके के बाद बीजेपी फिर से अपने पुराने और परखे फॉर्मूले पर लौट रही है। फॉर्मूले की टेस्टिंग यूपी से हो रही है, लेकिन इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड और हरियाणा तक दिख रहा है। यूपी में मुस्लिम दुकानदारों की मार्किंग हो रही है, झारखंड में लव जिहाद और भूमि जिहाद की बात हो रही है, बंगाल में जिसका साथ उसका विकास करने की बात उठ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ने मुस्लिम वोट वाला गेम प्लान बदल दिया है? क्या बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करे। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले योगी मुसलमानों की रेहड़ी पटरी और दुकानों की मार्किंग कर रहे हैं, लेकिन अब फैसले का विरोध बीजेपी की सहयोगी एनडीए के ही नेता करने लगे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति में मुस्लिम जरूरी है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी कह रहे हैं कि कोई जाति या धर्म की पहचान करके सेवा नहीं लेता है, जबकि जेडीयू नेता केसी त्यागी इसे विभाजनकारी फैसला बता रहे हैं। फैसले पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। इससे पहले कभी इस तरह का कोई कानून अस्तित्व में नहीं आया। कांवड़ यात्राएं खाली यूपी में नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा प्रांत में भी निकलती है। हमारा बिहार प्रांत तो देश में सद्भावना की ऐसी मिसाल है कि जो मुस्लिम लोग हैं भागलपुर से लेकर के धाम तक दुकानें लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करते हैं। इस बार जो कानून लगा है मुजफ्फरनगर और उसके आसपास, ये यूं भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इन सिद्धांतों के विरुद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके बाद ये फरमान जारी होते हैं कि अमुक अमुक धर्म के मानने वालों से खाना पीना ना खाया जाए। तो ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करे। क्या बीजेपी ने मुस्लिमों पर अपनी लाइन क्लियर कर दी है? क्या बीजेपी को अब मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? क्या बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास वाले स्कीम बंद कर दी है? पिछले एक हफ्ते से सियासत में ये सवाल तेजी से घूम रहा है। क्या यूपी से बंगाल तक, झारखंड से उत्तराखंड तक बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए?
ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 10 साल से मोदी जिस मंत्र के साथ देश को बढ़ाने का दावा कर रहे थे उसे अब बीजेपी ने छोड़ दिया है। मोदी ने 2014 के चुनाव अभियान के दौरान सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। बाद में ये नारा बीजेपी के चुनाव अभियान का मुख्य नारा बन गया। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 2019 में मोदी ने नया नारा गढ़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पिछले 10 साल में कई राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और 2 लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने इस दौरान मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खूब काम भी किया। इसमें मोदी मित्र, सूफी संवाद, मोदी भाईजान, पसमानदा सम्मेलन, ट्रिपल तलाक का फैसला अहम है। बीजेपी ने अपनी सभी योजनाओं में मुस्लिमों को समान रूप से हिस्सेदारी दी। मकान दिए, टॉयलेट बनवाए, राशन दिया, ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, बेरोजगारी भत्ता दिया, सब कुछ निष्पक्ष और बिना भेदभाव के दिया। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019 में बीजेपी को 9% मुस्लिमों ने वोट दिया, जो 5 साल बाद घटकर 2024 में 8% ही रह गया। जबकि कांग्रेस को 2019 में 33% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जो 2024 में बढ़कर 38% हो गया, यानी 5% ज्यादा। जबकि इंडिया में शामिल दलों को 2019 में 12% मुस्लिमों के वोट मिले थे, जो 2024 में 15% बढ़कर 27% हो गया। यानी इतने प्रयास के बाद भी मुस्लिम बढ़ने की बजाय घट रहा है। उत्तर प्रदेश का हाल तो और भी खराब है। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी ने कई आउटरीच प्रोग्राम चलाए थे। इसमें खासकर पसमानदा मुस्लिम, पसमानदा यानी पीछे छूट गए लोग। मुस्लिमों में पसमानदा शब्द का इस्तेमाल पिछड़े और दलितों के तौर पर की जाती है। दरअसल यूपी में 20% आबादी मुस्लिमों की है, इसमें से 80% पसमानदा हैं। यूपी के जिन जिलों में पसमानदा मुस्लिम हैं, उनमें मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी शामिल हैं। बीजेपी ने यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को टारगेट कर कई प्रोग्राम चलाए थे। इसका फायदा भी मिला। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% पसमानदा मुस्लिमों ने वोट दिया। इससे बीजेपी उत्साहित थी। जुलाई 2022 में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की योजना बनाई गई। इसके बाद यूपी में पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को MLC बनाया गया और फिर अल्पसंख्यक कल्याण और हज मंत्री बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को भी MLC बनाया और यूपी में पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। पिछले साल हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने 300 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 90% पसमानदा थे। PM आवास योजना के तहत पसमानदा मुस्लिमों को 20 लाख घर दिए गए, 2.61 करोड़ राशन कार्ड बनाए गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों का विश्वास नहीं जीत पाई और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त गेन किया और यूपी में 37 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने यूपी में अपना स्कोर 1 से बढ़ाकर 6 कर लिया। दूसरी तरफ बीजेपी 62 से घटकर 33 पर रह गई। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से 50,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का दावा किया गया। साथ ही दूसरे दलों से बड़ी संख्या में मुसलमान नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जबकि 2024 में यह घटकर 2% ही रह गया। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 92% मुस्लिमों ने वोट दिया। बीजेपी ने अपने आकलन में पाया कि यूपी में करीब 8 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इनमें से लगभग 2 करोड़ मतदाता मुस्लिम थे, जिनमें से मात्र 0.5% मुस्लिम मतदाताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। संख्या में बदलने पर यह करीब 1 लाख होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से करीब 50,000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं का दावा किया जाता है।
देखा जाए तो इससे साफ पता चलता है कि इन कार्यकर्ताओं के परिवार ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। बीजेपी कहती रही कि विकास के मुद्दे पर सभी भारतीय उनके लिए समान हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को विकास योजनाओं का लाभ मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद बीजेपी 2024 में मुसलमानों को रिझाने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अगर शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता सबका साथ सबका विकास के नारे से मोह भंग की बात कर रहे हों, तो एक तथ्य ये भी है कि 2019 में बीजेपी को बंगाल में 4% मुस्लिमों के वोट मिले थे, जबकि 2024 में सिर्फ 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि टीएमसी को 2019 में 60% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जो 2024 में बढ़कर 73% हो गया। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुलकर मुस्लिमों का पक्ष लेती हैं। आज भी कोलकाता में जब शहीद दिवस की रैली हुई तो मुस्लिम ही केंद्र में रहे। ममता बनर्जी ने ऐलान किया, अगर बांग्लादेश से असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे। বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। সামনে একটা গন্ডগোল হয়েছিল বড়দের সাথে আলিপুরদুয়ারে, তারা দীর্ঘদিন ছিলেন, আমিও গিয়েছিলাম তাদের সাথে দেখা করতে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই, আমরা যেন কোনো উত্তেজনাতে না যাই। আমাদের সহমর্মিতা, আমাদের দুঃখ সে জারি রক্ত ঝরুক। जबकि बीजेपी झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। भूमि जिहाद और लव जिहाद की बात कर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को घेर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये मुद्दा उठा रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करें। इन बयानों से साफ है कि बीजेपी अब मुस्लिमों पर दांव नहीं खेलना चाहती, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नेशनल लेवल पर 8% मुस्लिम अब भी बीजेपी के साथ है, जबकि कई राज्यों में 30% के करीब मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट गुजरात में मिले। यहाँ 29% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान में 14%, दिल्ली में 14%, बिहार में 12%, कर्नाटक में 8% और पश्चिम बंगाल में 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है। सवाल यह है कि क्या मुसलमान बीजेपी के साथ आ सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि जब गोधरा के बाद हुई हिंसा को भूलकर मुसलमान गुजरात में 29% वोट दे सकते हैं, तो क्या यूपी जैसे राज्यों में नहीं देंगे? ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अपने इस मुस्लिम वोट बैंक को गंवाना चाहेगी? देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। यूपी की 80 में से 14 लोकसभा सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 13 पर मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर की 5,
बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की आबादी 35% से अधिक है। तमिलनाडु में भी ऐसी ही एक लोकसभा सीट है। अगर बीजेपी यह कहे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो उसका नुकसान तो बीजेपी को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सीटों पर 100% हिंदुओं को पोलराइज करना असंभव जैसी बात होगी।